नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। कांग्रेस के वादे हरियाणा के चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 20 सूत्रीय संकल्प पत्र के नाम से जारी बीजेपी मैनिफेस्टो में कई घोषणाएं कांग्रेस से मिलती जुलती हैं। हालांकि कई ऐसी भी घोषणाएं पार्टी ने की हैं जो कांग्रेस से बढ़त लेते हुए दिख रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं ही इस बार दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो के केंद्र में हैं और कांग्रेस और बीजेपी ने जितनी भी बड़ी घोषणाएं की हैं उसके इर्द गिर्द महिला वोटर ही हैं। बता दें कि भाजपा ने जहां हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं तो वहीं कांग्रेस 7 वादों के साथ चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि इस तरह से दोनों पार्टियां 7 और 20 वादों के सहारे 90 सीटों पर जीत दर्ज करने की उम्मीद में है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में किसान, जवान, युवा पर फोकस किया गया है। क्या बीजेपी कांग्रेस की ओर से ओबीसी बैंक को साधने की कोशिश कर रही है? सवाल यह भी है कि हरियाणा में किसके वादों में कितना दम है। और साथ ही साथ सवाल एक और भी उठ रहा है कि क्या 20 पर भारी पड़ेंगे 7 और बन जाएगी बात? घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला पत्र है। भारतीय जनता पार्टी 500 रुपए का सिलेंडर की बात कर रही है। ये 1200-1100 रुपए का सिलेंडर भी तो इन्होंने किया। क्यों महंगा किया? क्या ये बाकी प्रदेशों में दे रहे हैं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाई, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाया, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर इन्होंने फैलाया। 40-40 बार पेपर लीक हुए। तो हमारा कॉपी पेस्ट है। तो हम पहले कह चुके, ये तो इनके तो झूठे वायदे हैं। 2005 का हमारा देखो घोषणा पत्र, हमने पूरा अमल में लाए। 2009 का अमल में लाए। इनका 14 का देखो, 19 का देखो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। झूठा घोषणा पत्र है, झूठ का बंडल है। वो तो एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन पहले से है। हम तो अग्निवीर के खिलाफ 4 साल रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है, एक से एक बढ़ करके। और जैसा हमारे इस घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया है कि हमने इन सब बातों को इसलिए भी समझ रखा है कि एक बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर केवल थोथी घोषणाएं करना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कौन सी चीज, आज भी बहुत से विषयों में हम देश में नंबर 1 पर हैं, आगे भी नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा विषय होता है अपना फाइनेंस, अपना रिसोर्सेज के बिना, क्योंकि कांग्रेस ने इतने पहले प्रदेशों में संदेश दिए, घोषणा पत्र किए, जो अपने रिसोर्स का ध्यान रखे बिना कर गए और उसके बाद उनको बैक स्टेप करना। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें
एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा। और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हम ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प भी हमने इसमें लिया है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर बीसी वर्ग के लिए हमने उनको मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त 25 लाख रुपए का लोन दे करके उनको इंडस्ट्री के अंदर आगे लाने का निर्णय भी संकल्प पत्र के अंदर लिया है। और भी हमारे जो 20 संकल्प पत्र के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात कही है, उसके तहत तो मसला आज का यही है, चर्चा का विषय भी यही है कि हरियाणा के चुनावी रण में जिस तरीके से जो है पार्टियां अपने अपने वादों को लेकर जो है मैदान में आ रही हैं, तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी 20 वादों के साथ में मैदान में है, तो कांग्रेस 7 वादों के साथ में। सवाल यही उठ रहा है कि सीधा सीधा 20 वादों पर 7 वादे भारी पड़ेंगे और क्या बात बन सकती है। तो इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। आज हमारे साथ इस पैनल में जो है दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। और नरेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आपकी तरफ से आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और रामराजी शर्मा जी अब से कुछ देर बाद जो है बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की जो सवाल है उनसे भी जो है जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा और सवाल यही है कि किस तरीके से जो है आपका मैनिफेस्टो आया है और मैनिफेस्टो आते ही तो जिस तरीके से आपकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर, सो इसको लेकर जो है आपका टेक क्या है सर एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन के तौर पर? क्या आप मेरी आवाज सर मसला मेरी आवाज पहुंच रही है आप? जी आपकी आवाज बहुत बुलंदी के साथ पहुंच रही है साहब जी। मसला यही है कि वादों की खिलाफत किस तरीके से जो है दिखाई दे रही है। क्या वादे पूरी तरीके से धरातल पर उतरते नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी के वादों को सिर्फ जो है ढकोसला और बंडल बताया जा रहा है, झूठ का बंडल बताया जा रहा है। जी गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि भाजपा के प्रवक्ताओं को जो ट्रेनिंग मिली हुई है कि दूसरे प्रवक्ता को बीच में इंटरप्ट करने की, आप इनको निर्देश दे दें कि जब तक मेरी बात कंप्लीट हो ये बीच में इंटरप्ट ना करें। अरे तो महाराज अभी तक तो वो आए भी नहीं है, सवाल का जवाब ये थोड़ी नहीं है। मैं जानता हूं कि नहीं, सवाल का जवाब ये है ही नहीं। मैंने सवाल किया है, आप सीधे जो है काउंटर कर रहे हैं। अभी न किसी ने बोला है, मैं शुरुआत ही आपसे कर रहा हूं साहब। आपका एक कमेंट लेना चाह रहा हूं, प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूं। डिबेट मैंने ओपन कहां किया है, आपसे सिर्फ जो है सवाल किया है। आप जो दूसरी पार्टियों को कोसेंगे ठीक है, बाद में कोस लीजिएगा, लेकिन शुरुआत कर दीजिए। चूंकि अभी तक जो है दूसरी पार्टी के, सत्ता पक्ष पार्टी के अभी तक हमारे पास अभी प्रवक्ता है, वो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप अपनी जब तक बात कंप्लीट कर सकते हैं। आपको डर हो सकता है शायद, अब डरने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई टोकेगा भी नहीं। मैं समय देता हूं पूरा। मैंने अनेक चैनलों पर देखा, इसलिए मैंने आपसे अपने मन की बात कह दी। नहीं, अन्य की तुलना न कीजिएगा साहब, पहले आप अपने साथ जो है। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले, हाँ, 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी, उस समय केंद्र के अंदर जितने भी चुनाव से पहले जो बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही, जी, वायदे किए या मंचों से जो बातें कही या उन्होंने जो कुछ भी अपनी उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा, उनको सबको आप भी जानते हो, जनता भी जानती है। बाद में उन्हीं चीजों को इन लोगों ने जुमला करार दे दिया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी थी, हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए भेजने की बात करी थी, किसान की आय दुगनी करने की बात करी थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करी थी। इस तरह के जो बातें की गई थी, बाद में माननीय गृह मंत्री जी बोले वो तो चुनाव की बातें थी, चुनाव में जुमले थे वो। तो वो लोग आज जो संकल्प पत्र लेकर आए, मुझे पता है कि सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश में इनकी सत्ता में वापसी अब होनी नहीं है। कारण क्या है कि ग्राउंड जीरो पर जाके देखें, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां गांव के अंदर इनके नेताओं को घुसने दिया जा रहा हो।
केवल घुसने से ना रोका जा रहा है, बल्कि इनके खिलाफ काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आज जो ये घोषणा पत्र लेकर आए हैं वो झूठ का पुलिंदा कैसे है, आप इसको पढ़िए। सबसे पहले इन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना की बात करी, 2100 रुपए देने की। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से इनकी सरकार हरियाणा में है, तब इनको ना 2100 याद आए, ना लाडो याद आई, ना इनको बहन याद आई। अब इनको कैसे याद आ गई? जब कांग्रेस ने कल घोषणा करी कि हम सभी बहनों को 2000 देंगे, तो ये पीछे 2100 रुपए बोलने लग गए। उसके बाद ये कहते हैं कि हम 10 वो बनाएंगे औद्योगिक शहर। आईएमटी हुड्डा सरकार के दौरान 6 बनी, 10 साल में भाजपा एक भी आईएमटी नहीं बना सकी, और अब वो कहां से 10 औद्योगिक शहर बनाने की बात करती है जो 10 साल में एक नहीं बना पाए। हमने 6 बनाई थी। आयुष्मान योजना की ये बात करते हैं, 300 करोड़ रुपए का, 300 करोड़ रुपए के अस्पतालों के बिल पेंडिंग पड़े हैं इनके। आज मरीजों को अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाता, आयुष्मान कार्ड फेंक दिया जाता है। जो 5 लाख रुपए का था, अब तो ये 10 लाख की बात करते हैं। जब 5 लाख को मैनेज नहीं कर पाए, 10 लाख को कहां से मैनेज कर लेंगे? जबकि हमारी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में भी लागू करके दिखाया, 25 लाख रुपए का हमने कार्ड स्वास्थ्य बीमा का दिया था, जो हम हरियाणा में देने जा रहे हैं। दूसरों की अगर बात करते हैं तो हरियाणा का किसान शुरू से इनसे ये कह रहा है कि जब तुम नंगे होके घूमते थे और ये कहते थे स्वामीनाथन को लागू करो, उसको लागू करेंगे, तो ये लोग जो आज एमएसपी की बात करते हैं, इनसे कोई ये पूछे कि क्या किसान को तुम मजबूर कर रहे हो हर साल सड़कों पे आए, तुम्हारी लाठी खाए और फिर एमएसपी दोगे तुम्हारे को उसको लीगल गारंटी देने में क्या परेशानी आ रही है जी। उसके बाद ये कहते हैं 2 लाख नौकरियां। अरे एक तरफ तो तुम कहते हो 2 लाख नौकरियां देंगे, दूसरी तरफ ये कहते हो कि हमने रोजगार खोल दिया। यानी तुमने आज ये स्वीकार करा है कि हरियाणा में जो हम कहते थे 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, वैकेंसियां, आज तुमने वो 2 लाख की बात जब करी, जब तुम्हें पता है कि 2.5 लाख वैकेंसी खाली है, और तुमने पूरे 10 साल के अंदर हरियाणा के युवाओं को केवल मजदूर बना दिया के हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। ये भी एक छलावा है इनका। उसके बाद ये बात करते हैं कि हम 5 लाख आवास देंगे। हुड्डा सरकार के दौरान 100 गज के प्लाट जब बांटे जा रहे थे, इन लोगों ने सरकार में आने के बाद उस स्कीम को रद्द कर दिया। जिन्होंने चलती हुई स्कीम रद्द कर दी, वो लोग आज ये कहते हैं कि 5 लाख प्लॉट बांटेंगे। इनसे कोई पूछे कि 10 साल से तुम कहां सो रहे थे? सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं ये। मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना में हरियाणा ने भुगता है इन लोगों को। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर अगर था तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन थी तो बेड नहीं थे। और इनके गृह मंत्री नहीं, इनके हेल्थ मिनिस्टर, हरियाणा का हेल्थ मिनिस्टर तो खुद आकर यहाँ मेडिसिटी के अंदर एडमिट होना पड़ा, गुड़गांव के अंदर। अंबाला से चल के आया 300 किलोमीटर। क्या अंबाला में आपने अगर कोई बढ़िया अस्पताल बनाया होता तो आपको गुड़गांव नहीं आना पड़ता? आप बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेज की। मैं आगे बात करूं, इनकी ओलंपिक नर्सरी की बात करते हैं। ओलंपिक में जो हमारी बहन गई अभी दिनेश फोगाट, उसको कहते हैं कि ये तो अब देश की बेटी नहीं रही, कांग्रेस की बेटी बन गई। ये कौन सी ओलंपिक नर्सरी की बात करते हैं? हुड्डा सरकार के दौरान बनी हुई नर्सरियों की देखभाल नहीं कर पाई ये सरकार। ठीक है सर, आपने ठीक है, आपने कंपैरिजन किया अपने मैनिफेस्टो से, अपने वादों से, अपनी गारंटी से जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो का। लेकिन इस बीच जो है हमारे साथ रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भाजपा की तरफ से। भाजपा प्रवक्ता के तौर पर रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। और सवाल यही है कि क्या आपकी गारंटी, क्या आपके वादे जो किए हैं जनता से, उन वादों पर खरे उतरेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार आपके झूठ के बंडल के हिसाब से जो है उसको तोल रही है। शर्मा जी, ओवर टू यू। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, अगर कोई झूठ बोलने में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाए ना, कोई झूठ बोलने का कोई मुकाबला करवाया जाए, तो कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में अवार्ड जीत सकती है, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। इतनी झूठी पार्टी है ये मैं प्रवक्ता को सुन जाता है, इनके को सारी झूठ बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं, इन्होंने महिलाओं के बारे में कहा, हम महिलाओं को समृद्ध बनाएंगे। मैं एक एक बात पे आ जाता हूं।
इनको शर्म आनी चाहिए, महिलाओं के बारे में ये बात करते हैं। एक दलित की बेटी, एक महिला जो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, 4-5 बार सांसद रह चुकी हैं और उनके फादर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने उस दलित की बेटी का हक मारा, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई और इससे दलित समाज में और महिलाओं में बहुत भारी रोष है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये महिला हितैषी की होने की बात करते हैं। दूसरा, एक नाबालिग बिटिया से बलात्कार हुआ और बलात्कारी कौन? इनके सहयोगी दल का जिलाध्यक्ष अयोध्या में, और ये एक शब्द नहीं बोले उनके बारे में। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राहुल बाबा उस परिवार के आंसू पोंछने तक नहीं गई। इनको शर्म आनी चाहिए। ये महिलाएं हितैषी होने की बात करते हैं। दूसरा, एक वहां पे कलकत्ता में हमारी बिटिया के साथ जो घिनौनी हरकत हुई, पूरे देश ने रोष प्रकट किया। पूरे देश की जनता ने अपने अपने तरीके से रोष प्रकट किया और ये एक शब्द भी नहीं बोले। अच्छा होता उस परिवार के, उस बिटिया के परिवार के जाके आंसू पूछते, उसके बारे में ये भी आवाज उठाते। अब तो मामला माननीय अदालत में विचाराधीन है, तो अदालत ने अपना आप संज्ञान लिया, तो एक शब्द भी नहीं बोले। राहुल बाबा और प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई उस परिवार के आंसू पूछने? क्या वो हमारी बेटी नहीं है? क्या अयोध्या वाली हमारे हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या शैलजा बहन जी हमारी बेटी नहीं है? वो दलित की बेटी नहीं है? हमारे दलित के बेटे ने इच्छा जाहिर करी थी, भाई मैं एमपी राज्यसभा होते भी मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। हमने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया और एमएलए का चुनाव लड़वाया। और जिस तरह से ये ठगी ठोरी करके 5 शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। पूरा समय मैंने आपको दिया था शर्मा जी, लेकिन आप जिस तरीके से काउंटर कर रहे हैं शर्मा जी, लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों का कंपैरिजन करूं, जब मैं इस मैनिफेस्टो को पढ़ रहा था, जिस तरीके से आपने जो वादे किए हैं, 20-20 जो लंबे वादे किए हैं, उसमें जो है कहीं ना कहीं केंद्र आपका, फोकस आपका जो है महिलाओं पर रहा है। चाहे आप जो है उनको महिलाओं को लेकर टारगेट करें या वो आप महिलाओं को लेकर टारगेट करें, लेकिन केंद्र वही है, फोकस आपका वही है दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में। दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। शर्मा जी की बात को कंप्लीट होने दीजिए। शर्मा जी नहीं आऊंगा। दिनेश जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, पूरा समय दूंगा मैं आपको। नोट डाउन कर लीजिए उस बात को, पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। शर्मा जी आप अपनी बात को जो है कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा हूं जो महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। हमारी सरकार ने 33% महिलाओं का आरक्षण दिया, 3 तलाक हमने खत्म किया, और जो महिलाओं का सम्मान हम कर रहे हैं आज तक किसी ने नहीं किया। इनसे पूछना, तंदूर कांड याद है तंदूर कांड? वो कौन था? इनकी पार्टी का दिल्ली का युवा प्रदेश अध्यक्ष। शर्म आनी चाहिए। ये महिलाओं के बारे में बात करते हैं। एक दलित की बेटी की, ठीक है शर्मा जी, ठीक है। दबाया जा रहा है। नरेश जी भी काफी समय से जो है धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश जी से आपके सवालों का जवाब लूंगा, और उससे पहले जो है नरेश और शर्मा जी काफी देर से जो है धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ में सुन रहे हैं। ठीक है दिनेश जी बोल लीजिए। आ रहा हूं नरेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 1 मिनट 1 सेकंड सर, बोलिए दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। रामराज शर्मा जी आज इतने बौखलाए हुए हैं कि इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या। अपने आप को पढ़ा लिखा से कहते हैं, ये शायद गुना भाग भी जानते हो, पर इनसे ये पूछो कि जेसिका लाल के हत्यारे मन्नू शर्मा की मां को आपने टिकट दिया है, उसके भाई को आपने राज्यसभा भेजा है। आप तंदूर कांड की बात करते हो, पहले जेसिका लाल के हत्यारे की मां के बारे में तो बोलिए आपने, तंदूर कांड के बारे में बोलिए आप। दूसरी सुन लो, आप बताइए ना तंदूर कांड के बारे में, और वो अयोध्या धाम के बारे में बोलिए आप। अयोध्या धाम के बारे में बोलिए, और बिटिया का क्या कसूर था बोलिए ना आप। कलकत्ता के बारे में बोलिए आप, कलकत्ता डॉक्टर के बारे में बोलिए आप। बोलने तो लगे बताइए। आपके एमएलए
आपके एमएलए ने क्या कहा है? आपके एमएलए ने क्या कहा? 50 वोट पे एक नौकरी मिलेगी, 50 वोट में एक नौकरी मिलेगी, 50 वोट में ज्यादा वोट देगा और सारी भर्ती। ठीक है नरेश जी, पहले अपना घर करेंगे, पहले अपना घर करेंगे, जनता बाहर में जाओ। ठीक है, आऊंगा दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आप हिसाब ले रहे हैं मैं भी सवाल करूंगा आपसे, ठीक है, कोई नहीं। रामराज जी, शर्मा जी, दिनेश जी, दोनों को आवाज डाउन कीजिए, आ रहा हूं दोनों के पास में। नरेश जी, जिस तरीके से मैनिफेस्टो और वादों की जो झड़ी है हरियाणा के दंगल में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आपकी पार्टी की तरफ से भी जिस तरीके से अभी इंतजार बाकी है, तो क्या आपकी पार्टी जो है अभी इन दोनों के मैनिफेस्टो को रीड आउट कर रही है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी जो है फुलझड़ियां यहां पर दिखाई देंगी? नरेश जी। नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई फुलझड़ियां नहीं है। आपने बताया कि हम जो काम करते हैं हम अपनी वादे पूरे करते हैं। आपने देखा जहां भी हमने जो वादे किए वो पूरे किए हैं। एक बार साइलेंट करवा लीजिए, आपको लड़ना है तो दोनों सामने आ जाओ, मंच के ऊपर बात करो, जो वन ऑन वन होती है वहां पे कर लीजिए। जब आपके बीच में साइलेंट है तो बीच में एक मिनट सुन लीजिए। दिनेश जी, एक मिनट जो है शांति से आप सुनिए। जो दूसरे प्रवक्ता जो है यहाँ आते हैं वो सुनने के लिए नहीं आते, वो बोलने के लिए भी आते हैं। जब से वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आपका भी काम है कि उनको सुना जाए। शर्मा जी, आपका वक्त होगा, आपका टर्न होगा तब बोलिएगा। दिनेश जी आप भी। नरेश जी आप बोलिए। आप जी सुनिए, राजा राम जी से तो मैंने वैसे भी जितने भी चैनल होते थे पहले देवतुल्य बताते रहते थे, कभी पीएम को और सबको, तो वो तो मैंने छुड़वा दिया इनको। चलो आज अच्छा है कि आज डिबेट में देवतुल्य नहीं बोल रहे हैं किसी को, नहीं तो मैं अगरबत्ती और धूपबत्ती लेके बैठा था इनके बाहर भिजवाने के लिए। और दूसरी बात जो करते हैं तो ये उसके लिए ये कह रहे थे महिलाओं के लिए। इतनी पहले आपका पॉइंट कर देते क्लियर। वो कहते थे कि हमने जो वादे किए हमेशा हमने दिल्ली के अंदर पूरी किए, पंजाब के अंदर पूरी कर रहे हैं, और जो हमारे वादे थे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो हमेशा एक रहते हैं। जो शिक्षा की क्रांति आज तक कोई नहीं सोचता था वो हमने करके दिखाया और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट बोल रहे हैं, आपने देखा कि 96.99% हमारा दिल्ली का रिजल्ट आता है 10th और 12th का, और जबकि इसी केंद्र सरकार के अंदर उनका 88% आता है जो केंद्रीय स्कूल चाह रहे हैं। ये सर्वे कहते हैं, रिपोर्ट कहती है। और जो महिलाओं की बात होती है, आज ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महिलाओं के लिए। मणिपुर को याद करते हैं, मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के लिए, उसके लिए पीएम मोदी की मुंह क्यों नहीं बंद हुआ, उसके लिए क्यों नहीं मुंह बोला? आप आके बोलिए ना। आप देश के लिए बात करते हैं, देश के आंकड़े उठा के दीजिए कितने महिलाएं गायब होती हैं हर राज्य से। जिस हरियाणा के अंदर आप बैठे हैं उसमें हजारों महिलाएं गायब होती हैं यहाँ से, उसके आंकड़े हैं, आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। एक मिनट राजा राम जी से बीच में धूपबत्ती अगरबत्ती दूं आपको धूपबत्ती अगरबत्ती दूं? इनके पास तो बस राजा राम जी के पास कोई बात नहीं होती, देवतुल्य करते रहते हैं वो अपने, बस वही मेरे ख्याल से पीएम मोदी को भी रामराज जी है सर वो जी। हाँ, रामराज जी को बोल रहा हूं मैं, मेरे को पता है, अच्छी तरह जानते हैं। और अब जो महिलाओं की बात हो रही थी, आपने देखिए देश के अंदर ये उनको टिकट देते हैं, उनका मंत्री खुद, जिसके ऊपर आरोप लगते हैं यहाँ पे यौन शोषण के आरोप किसके ऊपर लगे? हरियाणा के अंदर लगे। इनका मंत्री था खेल मंत्री होने के बाद में। जो अभी ये यूपी की बात कर रहे थे, उस यूपी के अंदर मंत्री थे आपके, जिनके ऊपर हरियाणा की महिलाओं के लिए शोषण किया था, उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अपनी बातें देश के लिए डाटा इकट्ठा कर लो, डाटा पेपर के ऊपर सवाल तो यही है ना नरेश जी, सवाल तो यही है ना कि जो पार्टी तो ये लूट ले गए, जिस तरीके से वादे किए हैं गारंटी के वादों में, तो कहीं ना कहीं अब आपके पास क्या बचा? आपका कौन सा जो है अलग होगा? क्योंकि अगर आपका भी ऐसे सिमिलर आपकी तरफ से भी कुछ चीजें दिखेंगी तो फिर दोनों पार्टी आपको घेर लेंगी, जैसे कांग्रेस बीजेपी को घेर लेंगी कि कॉपी पेस्ट है। तो हमारे पास वो बचा है कि हर बच्चा शिक्षित हो, हमारे पास वो बचा है कि हम अच्छे हॉस्पिटल दें, सबको जीवन स्वास्थ्य मिले, उनके ऊपर कोई इलाज, जो इनके बोल रहे थे, जो बोल रहे हैं कि हम 5 लाख से 10 लाख कर देंगे, 10 लाख से 20 लाख कर देंगे, उनके कार्ड तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। उनको इलाज भी दिल्ली करवाना पड़ता है, दिल्ली के अंदर लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं हरियाणा के अंदर। जो स्कूलों की बात हो रही थी, स्कूलों के लिए आप देखिए कि हाई कोर्ट ने उनके ऊपर ही पेनल्टी लगाई, इनके शिक्षा विभाग के ऊपर 5 लाख रुपए हाई कोर्ट के द्वारा। स्कूलों की हालत कैसी है आपने देखी। जब भी तो कहते हैं शिक्षित नहीं चाहते किसी को भी शिक्षित करना, और जब हमने कॉपी कैट की थी, हम तो कहते हैं कि कॉपी पेस्ट होना चाहिए, देश की राजनीति के बदलने के लिए कॉपी पेस्ट होना चाहिए। जो हमसे कहते थे कि ये फ्री चीज बांट रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हमें कॉपी करके देश का पैसा दीजिए। आज तक किसी पार्टी ने, आज तक मैनिफेस्टो में नहीं आया इनके कि हम अपने विधायकों की पेंशन काट लेंगे, एक बार पेंशन देंगे 5 साल के अंदर जो विधायक होता है, कोई नहीं कह रहा है। हम कहते हैं, हम करके दिखाते हैं, हमने काटी, दोनों स्टेट में हम नहीं देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे क्योंकि इनके नेताओं को मलाई खानी आ रही है। हम अपने पैसे को, जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, आपका पैसा है, उस पैसे को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं,
ये बिजली के अंदर जो घोटाले करते थे, आज ये हरियाणा के अंदर जो बिजली घोटाला, हम तो कहते हैं बिजली आपके आरोपों के मजदार में जो है झूलती नजर आ रही है। हालांकि जो है लोगों के बीच में क्या इंटेंशन जाता है, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं। ब्रेक के बाहर जो है लगातार चर्चा चल रही है और सवाल यही उठ रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से ओबीसी बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है या फिर मैनिफेस्टो की तरफ से जो वादों की फुलझड़ी छोड़ी जा रही है, उसको देकर एक दूसरे पर वार प्रतिवार जो है चालू हो गए हैं यहां पर। और जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं उनसे इन्हीं सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी तक वोट दिया, उनने काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हरियाणा में चुनावी दंगल में मैनिफेस्टो का मसला लगातार जारी है। दोनों ही पार्टी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लगातार देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर आज जो है खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा का दौर लगातार जारी है। इस बीच जो है अभी मैं नरेश शर्मा जी से जो है कमेंट ले रहा था, ठीक है। मैं नरेश जी आपके पास आऊंगा, रामराज जी शर्मा जी से जो है एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शर्मा जी, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस और नरेश जी आपको घेर रहे हैं या फिर आपकी पार्टी को धरातल पर भी घेरते नजर आ रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आता है सामने कि मैनिफेस्टो, ये वादे 20 गारंटी के साथ में जो आप आए हैं वो सिर्फ जो है झूठ का बंडल है, इन्होंने हमारा कॉपी पेस्ट किया है। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? देखो, झूठ बोलने में तो माहिर हैं ही। हमने पहले ही बताया, अगर झूठ बोलने में कोई अवार्ड घोषित हो जाए ना तो कांग्रेस पार्टी वाले झूठ बोलने वाला अवार्ड 100% जीतेंगे। मैनिफेस्टो पे बात करेंगे, ठीक है। झूठ बोलने का अवार्ड और न अवार्ड किसको जाएगा और कौन क्या धूपबत्ती लेकर बैठा है उसको लेकर डिबेट नहीं है सर। जो है मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो तथ्य है उसी को लेकर आज चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शर्मा जी, मैनिफेस्टो की आप जो है जो विश्लेषण कीजिए कि किस तरीके से जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी आप पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, यानी कि अगर हिंदी में बात करूं तो वहां से उठाकर इधर आपने जो है अपने नाम से जोड़ दिया है। शर्मा जी देखो, ऐसा है, इन्होंने 500 रुपए सिलेंडर की बात कही है। हाँ, हम 500 रुपए सिलेंडर, हम पहले गरीबों को 500 रुपया का सिलेंडर दे रहे हैं। आपने भी बात की है। हम तो पहले दे चुके हैं यार, गिवे हम दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं जी। अच्छा, फिर दूसरी बात, हमने औद्योगिक क्षेत्र बोला था 10 हम IMT बनाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र 10 बनाएंगे, स्थानीय उन लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। तो इसमें इनकी कॉपी कहाँ करी है हमने, बताइए आप बताइए ना, इनकी कौन सी कॉपी करी है? आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम 2100 रुपया देंगे, तो इनकी कॉपी कहाँ है? हम 10 IMT बनाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, ताकि लोकल बच्चों को 50,000 के करीब बच्चों को, युवाओं को नौकरी मिले।
चिरायु आयुष्मान कार्ड है, 10 लाख तक का हम उसमें मुफ्त इलाज करेंगे, और 70 साल से ऊपर का होगा तो 5 लाख एक्स्ट्रा उसमें करेंगे। 24 फसलों पे हम MSP दे रहे हैं, ऑलरेडी हम दे रहे हैं, तो इसमें कहां से हो गया। अच्छा, रही बात 2 लाख युवाओं को रोजगार की, हम रोजगार सर्जित करेंगे, हम रोजगार। अब इनका ये अभी कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा था अभी, अरे इनकी भर्ती रोको कहेंगे ना, भर्ती कहाँ होने दी है, फिर भी हमने 1.5 लाख के करीब भर्ती करी, इनकी भर्ती रोको कहेंगे ना, भर्ती रोको कहेंगे। अभी 24,000 की लिस्ट बाकी है, 24,000 की, इनकी भर्ती रोको कहेंगे, वहां भी पहुंच गई चुनाव आयोग में, और उसकी वजह से वो लिस्ट अटक गई। दूसरा जो भी भर्ती खुली, ये जाके माननीय हाईकोर्ट में उसे स्टे ले लेते। अच्छा, आगे 5 लाख अन्य रोजगार हमें बच्चों को ट्रेंड करके उसमें देंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास देंगे। और ये 100 गज की प्लाट की जो बात कह रहे थे, इन्होंने आपस में लड़ाई और मचवा दी थी। इन्होंने किसी को भी मालिकाना हक नहीं दिया था। इन्होंने झूठ बोल के 2-4 लोगों को प्लॉट दे दिया और बाकी को लटका दिया। हमने उनकी रजिस्ट्री भी कराई, हमने उनके कागज दिए, और इनके टाइम के जो डिस्प्यूटेड केस थे वो हमने सुलझाए। तो इसमें गलत क्या है। हर गृहिणी को 500 रुपए का सिलेंडर, जो हम 1,80,000 जिसकी मिनिमम आय है उससे कम है, हम उसको दे रहे हैं, और हमने सभी को देने की घोषणा करी। स्कीम की कॉपी कहां से होगी। दूसरा मैंने बताया, वह ग्रामीण क्षेत्रों में हम कॉलेज जाने वाली हमारी बेटियों को स्कूटर देंगे, तो इनमें इनकी कॉपी कहां से होगी। हर हरियाणवी अग्निवीर को हम नौकरी देंगे, तो इनमें इनकी कॉपी कहां से होगी, बताइए आप। दूसरा, ये तो अग्निवीर के दूर विरोधी है, तो विरोध कर रहे हैं, जबकि अग्निवीर तो बहुत अच्छी योजना है। दूसरा, भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड सेवा में हम फरीदाबाद गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ेंगे। इनमें इनकी कॉपी कहां से होगी। दिनेश जी, आपके पास प्राप्त बजट हम छोटे पिछड़े समाज जी आपके पास भी आऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। अलग से हम रोजगार वो करेंगे, अलग से बजट बनाएंगे, तो इनकी कॉपी कहां से होगी, आप बताइए। और पेंशनरों को और डीए और पेंशनों को जोड़ने के लिए अलग से आधारितम सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि करेंगे। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले ओबीसी और एससी छात्रों को हरियाणा के विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृत्ति देंगे। इनकी कॉपी कहां से होगी। सभी ओबीसी उद्यमियों को जो रोजगार सर्जित करना चाहता है 25 लाख रुपए तक का हम ऋण देंगे। इनकी कॉपी कहां से होगी। हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय सत्र का हम अरावली प्रोजेक्ट, ये जंगल सफारी लेंगे अरावली में, तो इनकी कॉपी कहां से होगी, कहां से ये जंगल सफारी की बात। इसका जवाब ले लेता हूं शर्मा जी, दिनेश जी से जो है कि इन्होंने किस बिहाफ पे जो है आपके मैनिफेस्टो को की पार्टी जो है कॉपी पेस्ट का रूप दे रही है। फिलहाल अगर मैं बात करूं दोनों मैनिफेस्टो को, जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा लगा कि मुझे 5 जो है मुद्दे कॉमन दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से 2,000 रुपए देना महिलाओं को, और बीजेपी की तरफ से 2,100 रुपए आप दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी कह रही है कि 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। तो वहीं बीजेपी अगर की बात की जाए, वो भी जो है यहाँ बिना खर्ची बिना पर्ची की जो है सरकार रोजगार देने की बात कर रही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर आप भी दे रहे हैं और बीजेपी भी 500 रुपए की पहले देने के लिए जो घोषणा कर चुकी है। और दूसरी बात करूं, मैनिफेस्टो में एमएसपी का भी जिक्र हुआ है, वो बीजेपी पहले से देती हुई नजर आ रही है। दिनेश जी की आवाज थोड़ा लग रहा बताओ ना, कितने हैं मैंने घुसने दे रहे, कितने गाँव मैंने घुसने दे रहे, किसान तो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुमने किसानों को हमें नहीं पता, हमें भूगोल नहीं पता, बोल गया आपको। अगली बात सुन ले, प्राकृतिक आपदा आए थे आपके सामने, किसान भूल गया आपको। किसान ऐसे होने का नौटंकी कर रहे हैं, किसान ऐसे अरे झूठ बोल रहे हैं, कह रहे किसान काम में
चार गांव में तो मैं जाकर तुम्हारे सारे नेता झूठे, तुम झूठे। 15 लाख खाते में दोगे, जुड़ा लगाओगे। सर्टिफिकेट देना क्या तुम्हारा बोलो जवाब दो। किसानों का गलत नहीं कहा, उस पर जवाब दो आप। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? जमीन तो तुम खा गए तुम्हारा जो राजमाता का दामाद सारे सरकार दूसरी पार्टी की बन गई तो मैंने गिरा देंगे। एक एक कर बोलेगा प्लीज। जो है निवेदन मैं आपसे करता हूं, बार बार जो है आप जो है पटरी से उतर जाते हैं। ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश जी थोड़ा सा संयम रखिए, गुस्से को कंट्रोल कीजिए, और अच्छी बात रहेगी कि मैनिफेस्टो पर जिक्र करेंगे कंगना रनौत करने। डिबेट का मसला जो है आज का जो है मैनिफेस्टो को लेकर है। दिनेश जी मेरा सवाल सुनिए आप। तो आपस में ही लड़ना होता है तो एक दूसरे को फोन कर जो है सुलझा लिया करिए ना, क्यों टेलीविजन पर बैठकर जो वक्त को जाया करते हैं आप लोग। शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं? दिनेश जी बदलवाने के लिए मरवादी तुमने पब्लिक हिंदुस्तान की नोटबंदी करके शर्मा जी थोड़ा सा संयम रखें। दिनेश जी मेरा सवाल सुनेंगे? दिनेश जी की आवाज को म्यूट करो। अरे तुम्हारा कौन सा नेता है जिसको गांव से नहीं खदेड़ा जाना? टीवी पर कुछ नहीं होगा, जनता में जाकर क्या हो रहा है? डिबेट नहीं होती है। दिनेश जी ये क्या तरीका है दिनेश जी आपका? कैसी बातें कर रहे हैं सर यहाँ पर आकर? अगर आपस में ही तू मैं करनी है तो आप एक दूसरे को फोन लगा लीजिएगा, क्यों वक्त को जाया कर रहे हैं यहाँ पर? दिनेश जी इनके वॉल्यूम को म्यूट कीजिए। नरेश जी आपसे बात करता हूं, दिनेश जी के पास आऊंगा। जब तक जो है दिनेश जी आप पानी भी पी लीजिएगा, थोड़ा सा थक गए होंगे। नरेश जी सुनिए, हमने पहली बार सुना है या देख रहे हैं जी कि उम्र के साथ साथ संयम आता है, लेकिन यहाँ तो मेरे को नहीं लगता, दोनों बहुत सीनियर हैं, उम्र के साथ कोई संयम नहीं है। और जो भी बात कर रहे थे राजाराम जी की, मैं बात बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि हम मेट्रो जोड़ेंगे फरीदाबाद से गुड़गांव तक, उसके लिए आपके 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन मेट्रो के लिए रूट नहीं बदला। ना मेट्रो आई आज तक, ना एक पत्थर नहीं रखा। एक सुन लीजिए दिनेश जी, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। उस मेट्रो के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। उस दिनेश जी मेट्रो के लिए सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहा हूँ बहुत समय से उस मेट्रो के लिए, क्योंकि माननीय खट्टर जी 2014 के अंदर भी अनाउंसमेंट करके गए थे, और आज आप ये देखिए कि 2024 हो चुका है। 2024 के अंदर दूसरे मुख्यमंत्री बदल गए इनका, लेकिन मेट्रो नहीं आ पाई है। दूसरा आपको बता दें, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, एक ही स्टेडियम है इंटरनेशनल देश के अंदर, और हरियाणा के अंदर, उसको आज तक उसके अंदर करप्शन ऐसा हुआ कि 150 करोड़ रुपए पहले एक स्टेडियम बनाने के लिए अलॉट किए, और वो भी गुजरात की कंपनी लूट के खा गई, और फिर 250 करोड़ रुपए और अभी नए मुख्यमंत्री आके घोषणा करके उसका बेड़ा गर्क 500 करोड़ रुपए में आप वहां देखेंगे। मैं तो कहता हूं एक बार आइए, आपको मैं दिखाता हूं ये जगह चल के, उन जगहों को देखिए। आपके लिए यही तो, जब तक आप देखेंगे नहीं, हम टीवी पे बात नहीं करना चाहता मैं, अगर आना है तो रियलिटी में चेक कीजिए। जो आपके वादे हैं, वादे जमीन पे होने चाहिए, जमीन पे अगर जनता के बीच में। और आप कौन होते हैं देने वाले? जनता का पैसा है, जनता का टैक्स पेयर पैसा है। पहले बताइए मिडिल क्लास को क्या दिया? क्या मैनिफेस्टो के अंदर मिडिल क्लास के लिए टैक्स मिडिल क्लास देता है, लोअर क्लास कभी टैक्स नहीं देता। उस मिडिल क्लास से पूछे कि जो सबसे पहले अपनी सैलरी में से टैक्स कटा देता है, उस मिडिल क्लास के लिए ना कभी उसके सिक्योरिटी होती है, उसके बच्चों की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है एजुकेशन के लिए, उसके फादर के लिए, फैमिली के लिए, मदर के लिए कोई हेल्थ सिक्योरिटीज नहीं होती है उसके लिए, ना उसकी जॉब के लिए कोई सिक्योरिटी होती है। क्योंकि हमने टैक्स सिस्टम तो इतना बढ़ा दिया कि 10%, 20%, 30% स्लैब के लिए, लेकिन उसके परिवार के लिए कभी सोचा आपने? टैक्स पेयर के पैसे से ही आप दे रहे हो। आज स्कूटर देने के लिए बात कर रहे हैं, इसका पैसा आप खरीदी कहां से आ रही है? किससे दे रहे हो? किसका पैसा दे रहे? ये फ्रीबी के लिए आप बात करने लगे। यही चीजें आज आपको समझ में आ रही है ना, जनता के पैसे को देने के लिए कैसे काम आता है। जनता के हित के लिए सोचेंगे तभी तो हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से कॉपी करो। आप आओ, जनता के पैसे को जनता पे लगाने के लिए आइए। ये लूट नहीं है, हमारे पैसा अगर हम ही दे रहे हैं एक पॉकेट से, हमें मिलेगा तो उसमें दुख नहीं होना चाहिए किसी को भी। आप कहते हैं कि हमने दिया, मोदी कहता मैंने दिया। अरे हम दे रहे हैं, हम है टैक्स पेयर, हमारे पैसे से ले रहे हो आप लोग, किसी और के पैसे से नहीं ले रहे हो। कोई ये भाषण दे देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे जनता के, कभी ये बोला कि हम जनता के पैसे से जनता का पैसा देंगे? कोई बोलता है आज तक नेता? मैं बोल रहा हूं, हम अपनी पार्टी से बुलवाते हैं, बोलो
कि हम जनता का पैसा है, जनता के अंदर हम बोलते हैं कि जनता का पैसा हम जनता तक देना चाहते हैं, दे रहे हैं एक एक रुपए को। कभी मोदी जी नहीं बोलते, मैं बोलता हूं मैं दे दूंगा, ये कर दूंगा, स्कूटर दे दूंगा, ये हम तो कहते हैं जनता का पैसा जनता तक मिलना चाहिए। तो वो जनता का पैसा क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्यों उसकी गाड़ी कमाई को हम कहते हैं नेताओं को बंद करो? राजा राम जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपसे 1 लाख क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या पेंशन बंद करेंगे नेताओं की? आप बता दीजिए। मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूं, हमारे सहयोगी दल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं? अगर आप समर्थन करते हैं तो समर्थन है, आपका पैसा है वो, क्यों इन नेताओं पे लुटाएं हम अपने पैसे को? आप बोलिए। क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हम नेताओं को देते हैं हर साल, क्या उनसे या सारे नेता अपनी एक एक बार की पेंशन से क्या स्कूल नहीं बना सकते? अच्छा, कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकते? क्यों नहीं है ये सिस्टम बदलना है देश का। अगर देश का सिस्टम नहीं बदलते, अभी मैं एक और आपको एक स्टोरी बताता हूं अभी, क्योंकि आई एम अ टेक गाय, तो उसके लिए कभी हिस्ट्री पड़ी। कुछ लोग हमारे कर्नाटक से बेंगलोर के अंदर से शिफ्ट हो गए, टैक्सी हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो अब इंडिया नहीं आना चाहते। क्यों? रीजन क्या है? वो बोलते हैं कि 30% टैक्स स्लैब के अंदर है, हम यहाँ से इंडिया के बराबर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारी फैसिलिटी क्या है? अगर हमारी जॉब कभी भी चली जाती है तो हमारे को वहां पे 1 साल तक के लिए, जब तक हमारी जॉब नहीं लगती तब तक हमारी जॉब सिक्योरिटी का 70% पैसा गवर्नमेंट देती है। वो हैप्पी है कि अगर कल के लिए जॉब चली गई तो 70% पैसे से वो सर्वाइव कर लेंगे। उसके बाद सरकार के बेनिफिट देखिए कि आप कोई एजुकेशन के पैसे नहीं देने, वहां पे कोई पैसा नहीं है, एक पैसा आपके बच्चे को। यहाँ पे जो हम 20% अपनी सैलरी का पैसा अपने बच्चों को दे देते हैं, वहां पे देखिए ना, ये 20% वो आपका बच गया। मेरे से मैं कहता हूं आप 40% टैक्स ले लीजिए, हम बच्चों को फ्री एजुकेशन दीजिए। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए देश के अंदर, सारे कर दीजिए आप, फालतू लीजिए, हम देने को तैयार हैं। आप मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए, हम तो कहते हैं कि ये मेडिकल फैसिलिटी और 10% ले लीजिए हमसे। तो क्यों क्या हम इसको आप अपने मैनिफेस्टो में लागू करने वाले हैं क्या नरेश जी? बिल्कुल सर, नेताओं की पेंशन को लेकर आप मैनिफेस्टो में लागू करने वाले हैं? सर है, हमने मैनिफेस्टो क्या हमने करके दिखाया है दिल्ली के अंदर, आप आंकड़े देख लीजिए। शिक्षा के लिए इम्प्रूवमेंट किया हमने, हम तो चाहते हैं हर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और अच्छा रिजल्ट लेके आए, हम चाहते हैं सबका। हमने मोहल्ला क्लिनिक क्यों खोला? फ्री है, आपको दवाइयां फ्री दे रहे हैं, हम इलाज फ्री करवा रहे हैं, आपके टेस्ट फ्री करवा रहे हैं। तो ये तो इम्प्रूवमेंट है ना, हम तो चाहते हैं कि हर बच्चे को मिले, हर युवा को मिले। रोजगार के लिए भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि रोजगार कैसे मिले, देश का रोजगार देश के अंदर रहना चाहिए। हाँ। ये चीजें होनी चाहिए। दिनेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दिनेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दिनेश जी आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? ठीक है, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। और शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जो है नरेश जी भी आप ही की तरफ जो इशारा कर रहे हैं, कैसे जवाब जो है आप इनको दे रहे हैं? दिनेश भाई से पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता पे, इनके 2 एमएलए की स्टेटमेंट आई है, वीडियो वायरल हो रहा है, और एक तो है गोगी जी, शमशेर सिंह गोगी, जो सिटिंग एमएलए हैं दोनों, और अभी एमएलए कैंडिडेट भी हैं। उन्होंने कहा भाई पहले अपना घर भरेंगे हम, जनता बाढ़ में जाओ, पहले अपना घर भरेंगे। एक तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये बाद में उसका जवाब दें, क्या वो उनकी, क्या ये उनका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? दूसरा नीरज शर्मा जी इनके विधायक हैं एनआईटी फरीदाबाद से, उन्होंने कहा भाइयों ये मेरिट वेरिट हमारे समझ में ना आवे, हरियाणा में बोले वो जैसे ब्रज की भाषा है, और 2 लाख हुड्डा साहब नौकरी देंगे, 2000 हमारे बांटे आएंगे, एमएलए कोटा भी उन्होंने बांट लिया, 2000 हमारे बांटे आएंगे, 50 वोटों पर एक रोजगार, 50 वोटों पर एक नौकरी, 50 पर एक रोजगार मिलेगा। हाँ। और जो ज्यादा पीती भर देगा, जो झोला ज्यादा भर देगा, झोला का मतलब पैसे भी हैं, अच्छा। जो झोला ज्यादा भर देगा उसको ज्यादा, उस गांव को ज्यादा हम रोजगार दे देंगे, उसको ज्यादा हम नौकरियां दे देंगे। आप ये बताइए क्या इसमें गरीबों के बच्चों का, किसानों के बच्चों का, मजदूरों के बच्चों की मेरिट नहीं कट रही है? आप बताइए। आप इनके दोनों सिटिंग एमएलए हैं और दोनों एमएलए कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पार्टी का तो यहीं से पता चल जाता है। और पहले भी जो भर्तियां हुई हैं, जैसे हम कहते आए हैं, पहले भर्तियां मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चों को भर्ती करता था। अरे मेरे भाई, निवासी हलकों के बच्चे नहीं पढ़ते, वो किसी माँ बाप के बालक नहीं है क्या? उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचती? आप उनकी मेरिट काटते हो।
इन्होंने पहले दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। होती थी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर इनके टाइम में भर्तियां होती थी। हमने इस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी नार सिंह सैनी सरकार लगा रही है, हमारी सरकार लगा रही है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। इनके यहाँ तो आप इतिहास उठा लो, राजा के बेटे राजा हैं, एमएलए का बेटा एमएलए, एमपी का बेटा एमपी और मंत्री का बेटा मंत्री, सीएम का बेटा सीएम। और दूसरा, जिस तरह से इन्होंने महिला हितैषी होने का नोटंकी कर रहे थे, एक बात करना आऊंगा, तो एक दलित की बेटी, एक उनके फादर केंद्र में मंत्री रहे हैं, 5 बार 4 बार वो सांसद रही है, केंद्र में मंत्री रही है। रिपीट करने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपका पेट में क्यों हो रहा है? आपको क्या तकलीफ हो रही है इस बात से? इसे होता है मैं तो 10 बार और बोलूंगा, आपको क्या दिक्कत हो रही है? बोलूंगा आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको पेट में क्यों हो रहा है? आपने दलितों का अपमान नहीं किया क्या? हमने 18 साल में ओबीसी समाज से सीएम बनाया, अगला मुख्यमंत्री भी हमारा नायब सिंह सैनी होगा। आपने क्यों नहीं बनाया 18 साल में? इसे रोका था और अब भी डिक्लेयर नहीं किया। इसे साफ साफ जाहिर होता है आप एससी-बीसी समाज के घोर विरोधी हो और वो समाज देख रहे हैं किस तरह से वो आपकी करने लग रही है। ठीक है दिनेश जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से आपके, जैसे कि रामराजी शर्मा जी भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, और आरोप क्या लगा रहे हैं, आपके नेता ही, आपके नेता खुद कह रहे हैं, आपके नेता तो माइक पकड़कर बोल रहे हैं कि 50 वोट पर 1 नौकरी। ठीक है, वो रुके हुए हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। 50 वोट पर 1 नौकरी, अपने घर को भरना, और दूसरा सवाल मेरा भी इसमें ऐड ऑन कीजिएगा, लेकिन पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपना सवाल अपनी तरफ से जो है आपसे पूछूंगा। जी, उन्होंने जो 10 आरोप लगाए, एक एक करके 10 के 10 का जवाब दूंगा पहले। ठीक है, दीजिए, लेकिन आप जो है एक दूसरे पर जो है कटाक्ष न करें, समय बर्बाद न करें, समय जाया न करें, क्योंकि ये जो डिबेट मसला इसीलिए करते हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, आप ही के लिए कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बिठाकर बातचीत करने का मतलब ही, मकसद ही यही है कि आपकी पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, धरातल पर किस तरीके की तस्वीर आप लेकर जा रहे हैं। जब यहाँ पर जो है वक्त को जाया कर जाएंगे, अपने गुस्से को यहाँ पर जो है फोड़ कर निकलेंगे, तो फिर वहां जनता क्या सोचेगी? आपने तो अभी मैनिफेस्टो दिया है, रिजल्ट आना बाकी है, जनता जनार्दन है, वो अभी आपको चुनेगी, वो अभी आपको चुनना बाकी है। जवाब दे रहा हूं, सुन तो लो। ठीक है, सुन तो लो। सुनाइए। इन्होंने मैटर उठाया कुमारी शैलजा का, हमारी पार्टी की नेता है, सम्मानित नेता है, हमारी बड़ी बहन है, हमारी पार्टी का मैटर है। इनको तकलीफ है तो ये लालकृष्ण आडवाणी को देश का प्रधानमंत्री बना लेते, मुरली मनोहर जोशी को बना लेते, क्यों उनको एक तरफ इन्होंने साइड में बिठाया? ये हमारा मैटर है, हम देखेंगे। तुम ठेकेदार मत बनो, अब चुप हो जाओ, अब बीच में मत बोलो, चुप हो जाओ, अब मत बोलो। रही बात, अरे सुन तो लो, अरे झूठे आदमी सुन ले, और झूठे सुन ले। अरे के बारे में आप बोलिए के बारे में, मर्यादा को समझे जरा। लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हो, तुम भारत पाकिस्तान करते हो, जब हरियाणा में आते हो तुम एससी-बीसी का मुद्दा उठा के तुम जातियों को लड़ाना चाहते हो क्या आपस में? अरे अगर इतना ही तुम्हें शौक है तो वो बेचारा ओबीसी का जो मुख्यमंत्री जिसके गले में तुमने हार डाल दी, करनाल से उठा के लाडवा क्यों भेज दिया उसको हारी हुई सीट पे? ये हमारी रणनीति का ऐसा है। आपका एमएलए को आने के लिए गया है, लाडवा से आपका एमएलए को आने गया है, वो आपका एमएलए मेवा सिंह उसको आने गया है, वो लाडवा के एमएलए को आने गया है, वो ये हमारी रणनीति का ऐसा है। सुन लो, तुम मेरे से आप एमएलए के बारे में बताइए, आप अपने एमएलए के बारे में बताइए, बोलिए शमशेर गोगी के बारे में, बोलिए के बारे में, बोलिए आप। उसकी तो बता दो, हमारे बलात्कारी कहती है, स्टैंड बताओ तुम्हारा क्या स्टैंड है? हमारे बताओ आप। अरे जेपी जवाब में ये कहा हम 6 महीने में सरकार गिरा देंगे, उस
स्टैंड क्या है तुम्हारा? अरे तुम कंगना रनौत के बारे में स्टैंड बताओ पार्टी का क्या? अरे बोलना दोगले आदमी, अरे दोगले आदमी बोल। नीरज शर्मा अरे कंगना रनौत की बता, जनता अरे अमित शाह की बता, हरियाणा में। अरे बोल तो सही, 50 वोट डालो। जवाब सुन लो, बीच में मत बोल। मैंने भी सुना भाषा की गरिमा का मर्यादा न लांगे सर, मर्यादा में रहे, सीमित भाषा का इस्तेमाल करें। टेलीविजन पर बैठे हैं आप, घर की पंचायत में नहीं बैठे। घर की पंचायत पर नुक्कड़ नाटक नहीं चल रहा है सर। दिनेश जी, नुक्कड़ नाटक नहीं चल रहा है। सवाल और जवाब का दायरा एक होता है, एक सीमा होती है, उस सीमा से पार चले जाते हैं आप लोग। उसको जवाब दो। कैसी नुमाइंदगी करेंगे, कैसे जो है जनता का और देश का विकास किन हाथों में है? कि हमारे दोनों विधायक, बड़ी विडंबना है साहब, बड़ी विडंबना है। तुम में है हिम्मत माफी मांगने की? दिनेश जी, सुनने का भी एक तरीका है और बोलने का भी एक तरीका है। हमारे दो विधायक गलत बोले, अपने सवालों के जवाबों से जो है दूसरे को नवाया जाता है। ऐसे नहीं आप जो है उस पर अकड़ के साथ में किस तरीके की जो है आप जो भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आप बैठकर, समय को बर्बाद करते हैं, समय को जाया करते हैं, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही आपके जो नेता है वो नुक्कड़ जो सवाएं कर रहे हैं वहां पर माइक पकड़कर बोल रहे हैं 50 आप जो है वोट दे दीजिए, उस पर एक नौकरी ले लीजिए। उसी भाषा शैली का इस्तेमाल जो आप बैठकर यहाँ पर कर रहे हैं सर। सुन कहा रहे हैं, क्या जनता देख रही है और क्या समझ रही है? इनका काम है जनता के बीच में जा रहे हैं ना। कई तस्वीर ऐसी आ रही है साहब जहां पर विरोध किया जा रहा है, जहां पर विरोध किया जाता है पार्टियों का, और विरोध कहीं ना कहीं जनता अपने हक और हुकूक के लिए करती है। लेकिन उम्मीद यही रखूंगा कि जिस तरीके से अगर डिबेट में आप आया करें तो मुद्दों को लेकर आया करें, तथ्यों को लेकर आया करें, वक्त को जाया ना करें, जिससे कि सवाल कुछ और होता है, आप पहुंच जाते कहीं और। हरियाणा में चुनाव चल रहा है, न कि महाराष्ट्र में चुनाव। महाराष्ट्र में आने वाला है साहब, महाराष्ट्र का जब टॉपिक लेकर बैठूंगा तब भी बात कर लूंगा आपसे। लेकिन भाषा की एक गरिमा होती है, सीमा होती है, तहजीब का परिचय क्या है? नुक्कड़ नाटक की तरह आप जो तूतू मैं कर रहे हैं। अगर आपका कोई भड़ास है तो जाकर बात कीजिए वहां पर। आप अपने विचारों से लड़ाई करेंगे कि आप जो है अपनी भाषा से लड़ाई करेंगे? दे रहा हूं, ये सुनते क्यों नहीं है फिर? ठीक है, क्या सुनेंगे सर? आपने वक्त की मर्यादा को समझा ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन मसला में यही कि कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ओबीसी बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, मैनिफेस्टो का मसला जो चल रहा है उस पर जो है एक दूसरे पर वाद प्रतिवाद चल रहे हैं। लेकिन अभी और पार्टियों के भी मैनिफेस्टो आने बाकी हैं, उसको लेकर क्या किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी, और जनता किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करती है वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।